नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। और मैं मनोज सर आज आपके सामने लेकर के आया हूँ कक्षा 11वीं की तीसरी कविता पथिक। पथिक कविता रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य में उन्होंने नीले सागर, आकाश, सूर्य, रंग बिरंगे बादलों, कहने की बात है कि प्रकृति के हर रूप रंग का उन्होंने इस कविता में वर्णन किया है। तो आइए हम देखते हैं कविता पथिक की व्याख्या। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो ये बात अवश्य करें। तो आइए पढ़ते हैं कविता पथिक। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। यानी कवि कहना क्या चाह रहा है कि प्रतिक्षण यानी हर पल, नूतन में होता है नया, वेश यानी आकार, वस्त्र धारण करना, रंग बिरंगा, निराला यानी रंग बिरंगा अलग अलग रंगों का, निराला में होता है अनोखा। तो कवि कह रहा है, जो कवि सागर के किनारे खड़ा है और कवि कह रहा है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, कि हर समय नया नया वेश बना करके, अनेक रंगों का अद्भुत वेश बना करके रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। रवि के मैंने सूर्य के सामने थिरक रही में नाच रही है, नभ में मैंने आकाश में, वारिद माला कहना था बादलों की पंक्ति। तो कवि कह रहा है कि बादलों की जो पंक्ति है यानी जो बादल हैं वो घटा की, उनकी जो घटा वो हर पल नए नए रूप बना करके सूर्य के सामने नाच रही है। तो कवि कहता है कि वो समुद्र किनारे खड़ा है और उनके सामने जो सूर्य जो पूर्व दिशा में उदय हो रहा है और उस समय जो आकाश में बादलों की पंक्तियां हैं वो बड़ी मनमोहक लगती है। वो ऐसी लगती है मानो वो हर समय नया वेश बना करके, रंग बिरंगा अनोखा नया वेश बना करके सूर्य के सामने नाच रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। आगे कवि कह रहा है कि नीचे नीले रंग का सुंदर सागर है और उसके ऊपर नीले रंग का आकाश फैला हुआ है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। किस मनोहर में होता आकर्षित करने वाला, कि नीचे सबको आकर्षित करने वाला सुंदर सागर है और उसके ऊपर नीला गगन है। घन पर बेट बीच में विचरूं यही चाहता मन है, कि घन में तो बादल। तो कवि कह रहा है कि मेरा मन करता है, यानी पथिक का मन करता है, या कवि अपने आप को पथिक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। कवि कहता है कि ऐसे मेरे पथिक रूपी मन में, यानी मेरे पथिक के मन करता है कि वो बादलों पर बैठ करके और आनंद पूर्वक विहार करे। विचरू में होता है विहार करना, घूमना, कि पति का मन करता है कि वह बादलों के बीच में बैठकर इस आकाश और समुद्र के बीच का जो सौंदर्य है इसके ऊपर विहार करे, इसके ऊपर घूमे। तो पहला पैरा हमारा हो चुका है। इसमें कवि कह रहा है कि सूर्य उदय हो रहा है और जो आकाश में बादलों की जो पंक्तियाँ है वो प्रतिक्षण नया वेश बना करके, रंग बिरंगा निराला अनोखा वेश बना करके सूर्य के सामने ऐसा लगता है मानो नाच रहे हों, थिरक रहे हों। और नीचे नीला समुद्र है जो सबको आकर्षित कर रहा है और उसके ऊपर नीला आकाश है और पथिक का मन चाहता है कि वह बादलों के बीच में बैठ करके इस सौंदर्य का भरपूर आनंद ले, इस सौंदर्य में विहार करे। नेक्स्ट जो हमारा पद्यांश है, रत्नाकर गर्जन करता है, मल्यानिल बहता है। रत्नाकर मैंने होता है सागर, मल्यानिल मल्य पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा। तो कवि कह रहा है कि मेरे सामने सागर गर्जन कर रहा है, अर्थात सागर की उठती लहरों से गर्जन की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सागर गर्जना कर रहा है, उसकी जो लहरें हैं उठ उठ कर गर्जना करती है और साथ ही मल्य पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा भी प्रवाहित हो रही है। हरदम यह हौसला हृदय में पीरे भरा रहता है। आगे कवि कह रहे हे पीरे, इन्हें देख करके तो सदा मेरे हृदय में उत्साह भरा रहता है। हरदम यह हौसला हृदय में, कि कहने की भाव क्या है कि उन कवि कहता है कि मेरे जो हृदय है उसमें हर पल यह हौसला, यह हिम्मत भरी रहती है, उत्साह भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। आगे कवि कह रहा है कि मेरी इच्छा होती है, पथिक की इच्छा होती है कि इस विशाल
विस्तृत मैंने होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ, महिमा में जिसकी महिमा बहुत ज़्यादा हो। रत्नाकर यानी क्या है, समुंदर। कि इस विशाल बहुत ज़्यादा फैले हुए और महिमा से युक्त सागर के कोने कोने पर लहरों पर बैठ कर के मैं जी भर के उन पर विहार करना चाहता हूँ, जी भर के समुद्र को देखना चाहता हूँ। तो दोबारा से पुनरावृत्ति इसकी, कवि कह रहा है कि रत्नाकर समुद्र गर्जना कर रहा है और मल्यन जो पर्वत है उससे उठने वाली सुगंधित हवाएं भी चल रही है, बह रही है। और हे प्रिय, मेरे मन में हरदम यह हौसला भरा रहता है, मेरे हृदय में उत्साह भरा रहता है और ये मेरी इच्छा होती है कि इस विशाल फैले हुए महिमा से युक्त समुद्र के घर में मैं इसकी लहरों पर बैठ कर के जो समुद्र रूपी घर है इसके कोने कोने पर मैं घूमना चाहता हूँ, कोने कोने में विहार करना चाहता हूँ। तो ये था हमारा दूसरा पद्यांश। अब तीसरा है। तीसरे में क्या है, निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जल निधि तल पर यानी समुद्र रूपी तल, जल निधि में क्या होता है, सागर। तल में होता है उसकी सतह। दिनकर मैंने सूर्य। कि कवि सागर किनारे खड़ा जो कवि है या पथिक है, सूर्य को उगते हुए देखकर कहता है, क्या कहता है, निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन का मानो कांत कंगूरा। कि समुद्र के पानी की सतह से जब सूर्य का अधूरा सा प्रतिबिंब, अधूरी सी परछाई उभरती है, कि जब सुबह समुद्र सतल पर जो सूर्य है उसका अधूरा सा बिंब यानी जो परछाई उभरती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कांत कंगूरा मैंने होता है उसकी जो कंगूरा हम बोलते हैं, जो हमारी भाषा में मकान के ऊपरी हिस्सा कंगूरा यानी छत का सबसे ऊपरी हिस्सा बंडेर जिसको हम बोलते हैं। कमला के कंचन मंदिर यानी सोने का मंदिर। कि ऐसा प्रतीत होता मानो सोने से बने हुए लक्ष्मी के मंदिर का कोई गुंबद हो, उसका कोई ऊपर का हिस्सा हो। कमला में लक्ष्मी, ये ऐसा सूर्य का जो बिंब ऐसा लगता है उगते हुए सूर्य का समुद्र स्थल पर मानो लक्ष्मी के सोने के मंदिर का ऊपरी गुंबद हो, ऊपरी हिस्सा हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐश्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारे। स्वर्ण सड़क में होता है सोने की सड़क। रत्नाकर आपको पहले बताया जाए क्या होता है, समुद्र होता है। कि कवि को ऐसा लगता है मानो सागर ने लक्ष्मी की सवारी को भारतवर्ष में इस पवित्र धरती पर लाने हेतु सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। फिर वो सूर्य का जो सोना जो पानी में जब उसकी परछाई गिरती है तो सड़क जैसी लगती है। तो कवि कह रहा है, तो कवि कह सकता है मानो जो सागर है उसने इस धरा पर, इस भूमि पर, भारत भूमि पर लक्ष्मी जी को लाने के लिए सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो, अति सुंदर सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातःकाल सूर्य की किरणें सागर के जल पर बिखर रही थी, उस और से निर्मित दृश्य बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। इसका अगला नेक्स्ट चौथा इसका पद्यांश हम पढ़ रहे हैं आगे। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निर्भय मैंने क्या होता है, जो डरे नहीं। गंभीर मैंने गहरा, दृढ़ मैंने मजबूत। कि पथिक कहता है, कवि कहता है, देखिए कि मेरे सामने सागर निडर होकर के दृढ़तापूर्वक गंभीर गर्जन कर रहा है। कि सागर है सामने, सागर निडर होकर के दृढ़तापूर्वक गंभीर भाव से गर्ज रहा था। सागर की उठती हुई लहरों से गर्जने की गंभीर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है। और सागर की जो एक के बाद एक लहरें उठती चली आ रही है और सागर की जो लहर को जो सिलसिला चलता रहता है, कवि कह रहा है कि वो जो दृश्य है बहुत ही ज़्यादा मनोरम है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। आगे कवि कह रहा है कि इतना ज़्यादा सौंदर्य है, इतना अधिक मनोरम दृश्य है कि इससे बढ़कर संसार में और जो प्राणी है, जो पथिक है, और क्या सुख पा सकता है। कि कवि कहता है कि हे प्रेम, तो अगली लाइन साथ में इसको और जोड़ देते हैं, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कि जो हे अनुराग भरी कल्याणी, कवि कहता है कि हे प्रेम में और कल्याण में प्रिया, यानी अपनी प्रिया को यहाँ संबोधित कर रहा है कि हे कल्याणी तुम ही बताओ इस सौंदर्य से बढ़कर और कौन सा सौंदर्य हो सकता है और कौन सा आनंद हो सकता है। इस आनंद को तुम अपने हृदय में अनुभव करो।
एक का कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। कि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कवि कि हे प्रेमी और कल्याण भरी मेरी प्रिया, तुम ही बताओ इस सौंदर्य से बढ़कर और क्या सौंदर्य हो सकता है। तुम इस सौंदर्य को अपने हृदय से अनुभव करो, यह प्राकृतिक से अत्यंत सुंदर और सुखदायक है। तो कवि अंत में यही कहना चाहता है कि इसका तात्पर्य यही है कि प्राकृतिक सौंदर्य सर्वत्र और सुखद आनंदमय होता है, उससे हमें अपने हृदय से अनुभव करना चाहिए। तो ये तो थे हमारे पथिक कविता के पहले 4 पद्यांश, और जो अगले 4 पद्यांश रह गए हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, और कोई न्यूनताएं रहती है तो आप उसको बता भी सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।